नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर शिखर क्लासेज। आप सब अच्छे होंगे। चलो तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन के मोटिवेशनल थॉट में लिखा है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। कि दोस्तों देखो, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें कई नेगेटिव और पॉजिटिव भटकाने वाले लोग, को बताने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें जब ठान ही लिया कि हमें यहाँ तक पहुंचना है तो फिर आपको उस मार्ग को चेंज नहीं करना है, वहां तक पहुंच के ही दम लेना है। तो चलो आज के इस मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट किया। अब चलते हैं हमारे सेशन के क्वेश्चन पर। हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये हमें बताना है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो क्या 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर? ये हमें बताना है। तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और कब से मनाया गया था? ये मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 16 अक्टूबर 1980 से। 16 अक्टूबर 1980 से पहला 1980 से पहला विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। और इसकी 2023 की जो थीम थी उसकी थी, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। मतलब पानी ही जीवन है, पानी ही भोजन है और इसके लिए किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, वो वर्ष 2023 की थीम है किसकी? विश्व खाद्य दिवस की। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। उसकी 2023 की थीम क्या थी? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। इतना हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? न्यूजीलैंड में अभी पीएम के चुनाव हुए हैं, तो उसमें नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है ये हमें बताना है। तो इसमें नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, हेनरी क्लार्क, जसिको अर्डन या क्रिस टिपकिंस? तो हमें बताना है। इसका आंसर है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन है अभी जो न्यूजीलैंड में चुनाव हुए हाल ही में उनमें नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने, वो है क्रिस्टोफर लक्सन। ये हमें ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं आज के सेशन के क्वेश्चन पर। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो अभी किसी देश के दौरे पे हैं, तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये हमें बताना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है ये हमें बताना है। वियतनाम, जापान, यूएसए या यूई? तो इसका आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम एक दक्षिणी एशियाई देश है। इसमें अभी हाल ही में एस जयशंकर जी विदेश दौरे पे है। वो किसके दौरे पे है? वियतनाम के दौरे पे। उन्होंने वहां पर क्या किया है? रविंद्रनाथ जी टैगोर जी की रविंद्रनाथ जी टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। फिर देखो, आईओसी ने किस खेल को 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया? आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। उसने हाल ही में किसे 2028 जो लॉस एंजल्स में होने वाले हैं ओलंपिक, उनमें शामिल कौन से गेम को शामिल किया ये हमें बताना है। तो उसमें बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, क्रिकेट या सभी, ये ध्यान में रखना। तो इसमें आंसर होगा, इसका आंसर होगा सभी। ये हमें बताना है। अभी आईओसी ने क्या किया कि जो अभी 141वां सत्र चल रहा था जो हमारे मुंबई भारत में हुआ था, उसमें उन्होंने घोषणा की कि 2028 में बेसबॉल, जिसको सॉफ्टबॉल भी कहते हैं, स्क्वैश, क्रिकेट और फ्लैग फुटबॉल और एक खेल का नाम है लेक्रोस। ये 5 गेम है, इनको अभी हाल ही में मान्यता दी है। जो लॉस एंजल्स ओलंपिक होंगे 2028 में, उनमें शामिल किए जाएंगे। तो उनमें कौन कौन से गेम हुए? बेसबॉल हो गया, स्क्वैश हो गया, क्रिकेट हो गया, फ्लैग फुटबॉल हो गया और लेक्रोस हो गया। ये पांचों गेमों को अभी हाल ही में मान्यता दी है और वो 2028 के जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होंगे उनमें शामिल किए जाएंगे। ये हमें ध्यान में रखना है।
फिर देखो हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है, ये हमें बताना है, इंपॉर्टेंट है। जो शुभंकर है वो पूछे जा सकते हैं। हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है, तो जूही, मोगा, एलन या हवाई। तो इसका आंसर होगा जूही। ये जूही है वो हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो जो अभी हाल ही पहले हुए थे पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप, अब ये कहाँ हुए थे, ये भी भारत में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, चेन्नई में हुए थे। चेन्नई में हुए थे। चेन्नई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। अब ये हमें बताना है कि पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 वो कहाँ हुई थी, वो भी चेन्नई में हुई थी। उनका शुभंकर क्या था, मोगा। सॉरी, मोगा तो राष्ट्रीय खेलों का है, बोमन। ये ध्यान में रखना है कि हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है, तो वो है जूही। और पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप दो अभी अगस्त में हुई थी 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में, उनका शुभंकर क्या था, बोमन था। इसमें भारत ही है वो चौथी बार विजेता बनी है, ये हमें ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप आपके सामने लेके आया हूँ कि पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप चेन्नई में हुई थी, तमिलनाडु में चौथी बार इंडिया को चैंपियनशिप बनी है, और उसका जो शुभंकर था बोमन था। और ये जो जूही है वो किसका है, महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 का वोमन। इसमें क्या बताया गया है कि ये कहाँ होंगे, जो महिला एशियाई गेम है वो कहाँ होंगे, वो होंगे झारखंड में। वो झारखंड के रांची में होंगे। रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है। तो ये जो जूही लिया गया है ये बेतला नेशनल पार्क का एक लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है। बेतला बेतला राष्ट्रीय पार्क है। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है आपसे पूछा जाए तो ये भी हमें ध्यान में रखना, कहाँ है, झारखंड राज्य में। इसके जो इसका एक लोकप्रिय हाथी है उसी को टारगेट करके जूही नाम से एक शुभंकर बनाया गया है एशिया महिला चैंपियनशिप 2023 का, ये ध्यान में रखना। चेन्नई है तो रांची झारखंड है। चलो इसके सीएम कौन है, झारखंड सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन। ये ध्यान में रखना है, झारखंड में हो रहे हैं तो झारखंड की राजधानी रांची और सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है। चलो आगे चलते हैं। फिर देखो इक्वाडोर के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये हमें बताना है। तो इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने, ये हमें बताना है। क्या डेनियल नाउ, लुइस या डोनियल नईस या गोंजालेजा। तो इसमें आंसर होगा डेनियल नाउ। ये डेनियल नाओब है, ये क्या है, इक्वाडोर जो देश है उसका क्या बना है, सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर है वो दक्षिणी अमेरिका का एक शहर है, एक देश है, उसका राष्ट्रपति कौन बना है, सबसे युवा राष्ट्रपति है डेनियल नाउ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया, ये हमें बताना है। समाऊ समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय, इसका हमें बताना है उद्घाटन किसने किया है, बताओ। समाओ शहीद स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया, ये हमें बताना है। क्या पीएम मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, या अरुण जेटली जी ने, या द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमें यह बताना है। तो जो समाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय है उसका उद्घाटन है अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह जी ने किया है, कहाँ पे किया है, गांधी गांधीनगर गुजरात में। ये कहाँ पे किया है, गांधीनगर गुजरात में किया है। किसका उद्घाटन, समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय, इसका उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया, गांधीनगर गुजरात में। अब गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है ये हमें बताना है, तो बताओ यहाँ के सीएम कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र
भाई पटेल। कहाँ के सीएम है? गुजरात के सीएम है। इन्होंने ये जो समाओ शहीद स्मारक है, इसमें जो अपना 1857 से 1947 का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें जितने भी नामी या गुमनामी शहीद हुए थे, उनकी याद में उनकी उनकी जो सेंस उनकी जो यादाश्त है, उसको ध्यान में रखकर सभी के सामने उनकी बातें रखी जाए, उनके गुणगान किया जाए, उसको रखकर ये काम किया 1857 में से 1947 के जितने भी शहीद है, उनकी बातों को लेकर स्वतंत्रता सेनानियों की याद में क्या किया, समाओ शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। किसने किया? अमित शाह जी ने किया। ये हमें ध्यान में रखना है। फिर देखो, ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड पुस्तक का नाम है। एक ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड पुस्तक का लेखक कौन है, ये हमें बताना है। उसका नाम बताना, संगीता जी, गोमती जी, पीएम मोदी जी या पीना राय जी, हमें इसके बारे में बताना है। तो ये है, हमें ध्यान में रखना, संगीता जी है, वो ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड पुस्तक की लेखक है। कौन है? संगीता जी है। अब ये किस लिए चर्चा में आई ये बुक, ये हमें बताना। तो इसमें क्या किया गया है कि केरल की जो तत्कालीन उस समय की मात्रात्मक सत्ता जो सत्ता थी, उसके बारे में बताया गया। बारीकी से नजर डाली गई है कि पहले क्या है, उस समय उन वहां की महिला शक्ति है, वो बहुत ही तेज थी या बहुत ही सुदृढ़ थी। वहां की महिला शक्ति, उन जो जितने भी निर्णय लिए जाते थे अपने समाज के और अपने प्रति और व्यापार के प्रति, वो सारे निर्णय कौन लेती थी? महिलाएं लेती थी। तो उन्हीं की मात्रात्मक सत्तात्मक पर नजर डालिए। मात्रात्मक सत्ता पर नजर डाली गई है इसको। तो ये कहाँ की बताई गई है? तो ये पुस्तक ये किसके बारे में गई है? तो ये केरल के बारे में कहा गया है। केरल के बारे में, केरल के बारे में कहा गया है, ये हमें बताना है। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पुस्तक का नाम ध्यान में क्या? ड्रॉप द लास्ट क्लाउड। फिर देखो, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर पहल किस राज्य ने शुरू की है, ये हमें बताना है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य ने शुरू की है, तो ये हमें बताना। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर केरल, तमिलनाडु, गोवा या कर्नाटक। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी, जो नीलगिरी तहर है, वो कहाँ पे पाया जाता है? पहले तो ये हमें देखना, जो नीलगिरी की पहाड़ है, पश्चिमी तट है भारत का, सह्याद्री जो तट है, यहाँ से पाया जाता है। यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इसको पश्चिमी सह्याद्री भी बोलते हैं। ये जो तट है पश्चिमी तट, उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी सह्याद्री तट बोलते हैं। यहाँ पे ये नीलगिरी तहर पाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य ने किया है? केरल, तमिलनाडु, गोवा या कर्नाटक। तो यहाँ पे नाम लिखना है। ये जो राज्य है हमारा तमिलनाडु, इसने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। किस प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने शुरू किया है। किस लिए? वन्य जीव संरक्षण के लिए। क्या है? वन्य जीव है। तो हमें किस लिए शुरू किया है? वन्य जीव संरक्षण के लिए। वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या किया है? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर चला गया है। यह पश्चिमी घाट की मूल प्रजाति है, लगभग लुप्त प्राय है, इसलिए इसको लुप्त प्राय है, इसलिए इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर चलाया गया है। तो ये पश्चिमी सह्याद्री है। इसके बारे में हम एक फैक्ट और पढ़ते हैं। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी है, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। उसकी हाइट है 2695 मीटर। यह हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर चलते हैं, यहाँ के सीएम कौन है? स्टालिन चेन्नई। कौन है? एम के स्टालिन। कहाँ के? तमिलनाडु के। ये हमें ध्यान रखना। यहाँ के सीएम कौन है? राजधानी कहाँ है तमिलनाडु की? तो हमें बताना चेन्नई। कुछ फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की पहल किसने की है? तो उन्होंने किसने की है? तो तमिलनाडु ने। फिर चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ
न्यूज इफेक्ट है जो आपके सामने लेकर आया हूँ, एक क्वेश्चन की तरह नहीं, न्यूज की तरह ही। इसमें क्या क्या है कि रास्पर डॉट ए आई, रास्पर डॉट ए आई ये क्या है? रास्पर डॉट ए आई ये क्या है? दुनिया का पहला एआई वॉलेट लॉन्च किया। किसने किया? रास्पर डॉट एआई ने दुनिया का पहला यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉलेट लॉन्च किया है। यह क्रिप्टो करेंसी उद्योग में एक अग्रणी शक्ति का दुनिया का पहला एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश करके रोमांचित कर दिया। तो हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि रास्पर डॉट एआई ने दुनिया का पहला एआई वॉलेट लॉन्च किया है। फिर देखो एक क्वेश्चन है पॉन्ड्स प्लेट, ये क्या कि हमारी पृथ्वी है वो पूरी अनेक प्लेटों में विभाजित है, टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो उनमें विभाजित है। तो उसमें जो प्रशांत महासागर की प्लेट है उसके अंदर एक प्लेट थी जो पहले गायब हो गई थी, उसका वापस खोज की है वैज्ञानिकों ने 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुई प्राचीन मेगा प्लेट जिसका नाम है भूत। मेगा प्लेट जो ये पहले प्लेट है उसका नाम है भूत, इसकी खोज की है वापस। तो इसमें ध्यान में एक लंबे समय से लुप्त टेक्टोनिक प्लेट है जिसे हाल ही में पश्चिमी प्रशांत महासागर में खोजा गया। कहाँ पे खोजा गया? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऐसा माना जाता है कि विशाल टेक्टोनिक प्लेट का आकार एक समय 15 मिलियन वर्ग मील था, जो प्रशांत महासागर के लगभग एक चौथाई के बराबर था। प्रशांत महासागर में जो प्लेट खोजी गई है अभी हाल ही विज्ञान में, तो उसका नाम है भूत। तो ये क्या है? पहले 20 मिलियन वर्ष पहले से 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। तो बताओ 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हो गई थी, तो उसको वापस खोजा, उसका नाम है भूत। ये ध्यान में रखना। कहाँ खोजा है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में खोजा है। और ये कितनी बड़ी थी पहले कि मतलब जो प्रशांत महासागर पूरा था उसका एक चौथाई हिस्सा था, 25%। तो इतना सा ध्यान में रखना इसका। फिर देखो, हाँ ये जो मैंने आज आपको बताया कि ओलंपिक 2028 जो इस लॉस में होने हैं उसमें क्या है कि 5 गेमों को शामिल किया। कौन कौन से? क्या? बेसबॉल, उसकी कुछ तस्वीर लाई, ये बेसबॉल ऐसे खेला जाता है। ये लेक्रोस है, ये लेक्रोस। और ये क्रिकेट है ही, इसको जानते हैं, स्क्वाश और फ्लैग फुटबॉल। ये चारों के 5 गेमों को क्या किया गया है? इसमें लॉस एंजल्स जो 2028 में ओलंपिक होने हैं उनमें शामिल किया गया है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी पिक दिखा दी जाए। फिर देखो गोवा का एक काजू है उसका नाम है कर्नेल। गोवा का काजू है जिसका नाम है कर्नेल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। तो हमें ध्यान में रखना है जीआई टैग की श्रेणी में गोवा के कौन से काजू को मिला है? तो वो है कर्नेल काजू। ठीक है। गोवा काजू उद्योग को हाल ही में भौगोलिक संकेत मिला जिसका क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रभाव है। जीआई टैग दर्शाता है कि गोवा के काजू में उनकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण अद्वितीय विशेषताओं के गुण है। बस जो भी स्पेशल होता है जिसमें अलग गुण होता है, जो वहां की क्षेत्र विशेष होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो हमें ध्यान में रखना है इनका। फिर आगे चलते हैं हम। हाँ ये देखो विश्व बैंक और जापान ने विकासशील देशों के लिए विश्व बैंक और जापान ने विकासशील देशों के सहयोग के लिए क्या एक एमओयू साइन किया है? उसका नाम है राइज। ये ध्यान में रखना, उसका नाम क्या है? राइज। मतलब विश्व बैंक और जापान ने मोरक्को में अभी चल रहा है आईडीएफ और विश्व बैंक का सम्मेलन हुआ था मोरक्को में। उसमें लचीला और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन राइज की पहल शुरू की है। यह पहल है, यह उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों व उनके स्वच्छ ऊर्जा उत्पाद के विनिर्माण के विस्तार और खनिज उद्योगों में बढ़ावा देगी, इसके लिए किया है। तो विश्व बैंक और जापान के विकासशील देशों के लिए किस के लिए समझौता किया है? तो उसमें आपको बताना है राइज के लिए। आगे चलते हैं। देखो कल क्या था? 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर के दिन क्या है? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो उसमें हमें ध्यान में रखना है कि जो भी भूखमरी है दुनिया में पैदा हो रही है, एक खाना एक वेस्टेज हो रहा है बहुत ज्यादा, किसी को मिल भी नहीं रहा है, किसी को इतना मिल रहा है कि वो उसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। उसको समझाने के लिए, फिर एक भाव जागृत करने के लिए लोगों में हमें तो मिल रहा है लेकिन कुछ भूखे लोग भी है, उनके लिए 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2023 थी, उसकी थीम थी सभी के लिए अच्छा काम व सामाजिक सुरक्षा। मतलब सभी को एक अच्छा काम मिले और उनको अपनी सामाजिक सुरक्षा मिले।
इसके हिसाब से ये थीम रखी गई थी। तो 17 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे था जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा जहां संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है, यूएन यानी और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? अभी कल ही किया गया है। स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया, किसे किया गया बताना है। अरिंदम बागची, इंद्रमणि पांडे, एस जयशंकर या ललित ठाकुर। इसमें हमें बताना, तो इसका आंसर होगा अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को क्या किया गया है? यूएन और अंतरराष्ट्रीय जितने भी संगठन है उसके लिए भारत की तरफ से कुछ बोलना है, कुछ बात रखनी है, उसके लिए बनाया गया है। किसको बनाया गया है? स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। किसको किया? अरिंदम बागची को। यह ध्यान में रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय जितने भी संगठन है उनके लिए भारत का प्रतिनिधि कौन करेगा? अरिंदम बागची। वो किसका स्थान लेंगे ये हमें बताना है। तो स्थान लेंगे इंद्रमणि पांडे का। पहले कौन थे? इंद्रमणि पांडे। उनका स्थान लेंगे, ये ध्यान में रखना। इनका स्थान कौन लेंगे? अरिंदम बागची। आगे चलते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? अब बताओ, ये अभी विदेश दौरे पे, तो पहले तो इन्होंने रविंद्रनाथ जी टैगोर की कर दी, और अब महात्मा गांधी जी का भी उन्होंने क्या कर दिया? स्मारक में कर दिया। तो वो कहाँ गए हुए हैं? वियतनाम। ये बस आंसर है इसका। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने रविंद्रनाथ जी टैगोर जी का भी मूर्ति का अनावरण किया है, फिर महात्मा गांधी की प्रतिमा मूर्ति का भी अनावरण किया है। कहाँ पे किया? वियतनाम में किया है। वियतनाम में किया है। उसका पार्क है, पार्क का नाम है ताऊ डेन पार्क। ताऊ डेन पार्क। इसमें किसकी मूर्ति का अनावरण किया है? महात्मा गांधी जी की मूर्ति का। वो क्या? होची मिन सिटी है। होची मिन सिटी, ये सिटी का नाम है। इस हो ची मिन्ह सिटी है, इसके अंदर पार्क है ताऊ डेन पार्क। उसमें किया है महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण। अब ये क्या है? वियतनाम एक दक्षिणी एशियाई देश है। दक्षिणी एशियाई देश का मतलब क्या हुआ? ये दक्षिणी एशियाई देश है। तो इसमें क्या है? वियतनाम यहाँ पे तो अपने भारत वाले यहाँ टच में आता है। म्यांमार, म्यांमार के टच में आ गया थाईलैंड, यहाँ तो आ गया म्यांमार, यहाँ आ गया थाईलैंड। और जो ये एरिया बचा है ये यहाँ पे है वियतनाम। ये वियतनाम है जो दक्षिणी चीन सागर यहाँ से लगा हुआ है। यहाँ इसकी सबसे बड़ी सिटी है जो होचिमिन सिटी है। यहाँ से लेकर ये इतना एरिया वियतनाम का है। तो ये जो हमारा एशिया वाला क्षेत्र है इसमें पड़ता है। दक्षिणी एशिया क्षेत्र में कौन सा इस दक्षिणी एशिया में कौन सा देश पड़ता है? वो वियतनाम पड़ता है। बस इतना ध्यान में रखना। तो वियतनाम गए हुए हैं हमारे विदेश मंत्री जी, तो कर रहे हैं नए नए काम, तो हमें तो ध्यान में रखने होंगे। फिर देखो चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अभी हाल ही में एशियाई गेम्स हुए हैं, तो अब पैरा एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा ये हमें बताना है। भारत, चीन, वियतनाम या थाईलैंड में? तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा चीन, क्योंकि जहां पे एशियाई गेम हो रहे हैं वहीं पे क्या होंगे? पैरा एशियाई गेम होंगे। तो चीन में भी कहा? तो वो हमें पता ही है, हांग जो शहर है उसमें होंगे। कौन से होंगे? चौथे नंबर के। अब ये ध्यान में रखना, चौथे नंबर के एशियाई पैरा खेल है, इसका ध्यान में रखना। कहाँ पे होंगे? तो भारत के कितना सदस्य दल गया है? तो भारत का सदस्य दल तो गया है 446 सदस्यों का, पर एथलेटिक्स कितने इसमें? तो 303 एथलेटिक यानी खेलने वाले। बस ये ध्यान में रखना है। फिर आगे अब होंगे कब ये? 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य होंगे। अभी जो एशियन गेम है उसमें भारत ने 107 पदक जीते हैं। तो इनका ध्यान में रखना। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ हो जा रहा है? हांगजो चीन में। कब से हो रहा है? 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य। कहाँ? हांगजो चीन में होंगे। भारत का कितना सदस्य दल गया है? 446 सदस्य, जिसमें खिलाड़ी कितने हैं? 303 एथलेटिक है। बस इनको ध्यान में रखना।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ये हमें बताना है। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ये हमें बताना है। नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई या कोलकाता में ये हमें बताना है। तो ये हो रहा है मुंबई में, इसको ध्यान में रखना। इसका ये तीसरा संस्करण है। इसका तीसरा संस्करण है, कहाँ हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट हो रहा है। तो इसका इसके उद्घाटन कौन करेगा, उद्घाटन हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें पीएम ही करते हैं, पीएम मोदी जी। ये हमें ध्यान में रखना। किसका, ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट का। ये किस लिए है, ये है कि भारतीय समुद्री जो समुद्र है, जितना भी लगा हुआ है भारत से समुद्र की सीमा, उसमें समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये समिट रखे जाते हैं। उसमें मतलब है ब्लू इकोनॉमी को दीर्घकालिक ब्लूप्रिंट है। ब्लू इकोनॉमी का दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट है। दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट का मतलब है कि एक लंबी सोच है, लंबे टाइम तक इसमें क्या करना है उसके लिए एक ब्लूप्रिंट पहले से तैयार किया जाता है कि इसका विकास कैसे किया जाए, इसका यूज कैसे किया जाए। तो ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो मुंबई में हो रहा है। उद्घाटन कौन करेंगे, पीएम मोदी जी करेंगे। कौन सा संस्करण हो रहा है, तीसरा संस्करण हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, ब्लू इकोनॉमी का दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट, यानी कि समुद्री जो हमारी नीली अर्थव्यवस्था है उसके लिए हो रहा है। तो इसमें एक चीज और ध्यान में रखना कि अमृतकाल विजन, अमृतकाल विजन 2047, इसका भी उद्घाटन किया है इसी के साथ। किसके साथ, ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट के साथ ही अमृतकाल विजन 2047 का उद्घाटन भी किसने किया है, पीएम मोदी जी ने कहा है। तो इसी की शुरुआत भी कब से हो रही है, ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट के साथ ही हो रही है। कब से हो रहे हैं, तो 17 से 19 अक्टूबर के मध्य हो रहे हैं, यानी कि आज चल रहा है, 17 को स्टार्ट हुआ है। तो आपसे पूछा जाए अमृतकाल विजन 2047 की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है 17 अक्टूबर। किसने की, पीएम मोदी जी ने। बस ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। अभी जो हाल ही में कल जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड दिए गए थे, उनमें किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, यह हमें बताना है। पुष्पा द राइज, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, गंगूबाई या गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी, ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा रॉकेटरी, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। इसने क्या किया है, जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, जो 69वें फिल्म अवार्ड, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, उनको कल ही दिए गए हैं, नई दिल्ली में दिए गए हैं, विज्ञान भवन में दिए गए हैं। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है वो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने जीता है, ये ध्यान में रखना। फिर उनके बारे में किसने दिए हैं, तो हमारे राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके हाथों से दिए गए हैं, ये भी ध्यान में रखना। अब इसमें पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो उसमें आलिया भट्ट और कृति मेनन को दिया गया है। एक तो थी आलिया भट्ट और दूसरी थी कृति मेनन। इन दोनों को दिया गया, क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का। तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए तो दिया गया था आलिया भट्ट को, और मिमी के लिए दिया गया है कृति मेनन को, ये ध्यान में रखना।
ये जो ये किसकी निर्देशित में बनी हुई है, तो इसका भी ध्यान रखना, आर माधवन। बस ये चीजें ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। ये देखो, भारत में पहला टाइप पीवी तिलपिया पार्वोवायरस कहाँ पाया गया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में पहली बार पाया गया है, तो इसको बताना है भारत में पहला तिलपिया पार्वोवायरस कहाँ पाया जाता है। TIPY ये इसका शॉर्ट नेम है, इसका मतलब हुआ तिलापिया पार्वोवायरस। कहाँ पाया गया ये हमें बताना, तमिलनाडु, जयपुर, महाराष्ट्र या गोवा में, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये पाया गया है तमिलनाडु में। अभी हाल ही में इसका पता लगाया गया है कि भारत में पहली बार तमिलनाडु में कौन सा वायरस पाया गया है, टाइपीवी तिलपिया पार्वो वायरस पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है, कौन से राज्य में, तो तमिलनाडु में पाया गया है। ये क्या है कि भारत तीसरा देश बन गया। इसमें पहला देश जहां पाया गया था वो तो था चीन। चीन के बाद सेकंड स्टेज पे पाया गया था, वो पाया गया था थाईलैंड में। और अब जो पाया गया थर्ड में, वो तीसरा देश कौन सा है, भारत। बस ये ध्यान में रखना, पहली बार चीन में पाया गया था 2019 में, फिर थाईलैंड में पाया गया था 2021 में, और अब 2023 में कहाँ पाया गया है, भारत में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ पाया जाता है, वो तमिलनाडु में पाया जाता है। तिलापिया एक मछली का नाम है। इसमें क्या है कि उसके जितने भी अंग होते हैं उसमें स्थायी रूप से पाया जाता है, चाहे वो गलफड़े हो, हृदय हो, मस्तिष्क हो, आंखें हो, यकृत हो, यानी सभी अंगों में वो स्थानीयकृत पाया जाता है। अब इन्हीं मछलियों को जो खाएंगे तो उनमें वो वायरस जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब देखो, ये एक 7 मीटी AI समूह ने इंडिया AI रिपोर्ट का कौन सा संस्करण प्रस्तुत किया, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छी न्यूज थी कि 7 मीटी AI कार्य समूह ने, यानी कि ये कोई कार्य करने वाला समूह है जिसने क्या रिपोर्ट दी है, इंडिया AI रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने कौन सा किया है, तो पहला किया है। ये मैं बोल चुका हूं कि पहला जो संस्करण है वो किसने किया है, MIT AI का कार्य समूह, इसने इंडिया AI रिपोर्ट का पहला संस्करण जारी किया है। यह रिपोर्ट है AI परिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत का मार्गदर्शन बनेगी। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र, यानी भारत का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें सहयोग करेगा, उसमें मार्गदर्शन करेगा कि अभी जो जितने भी काम हो रहे हैं वो रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत हो रहे हैं, तो उनमें अपनी पारिस्थितिकी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए कैसे काम करना है, इसके लिए मार्गदर्शन करेगी। कौन सी करेगी, इंडिया AI रिपोर्ट। इसलिए उसका पहला संस्करण जारी किया गया अभी हाल ही में, तो ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। देखो, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला है, ये हमें बताना है। वाहिदा रहमान, आशा पारेख, रजनीकांत या अमिताभ बच्चन को, ये हमें बताना। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो इसका आंसर होगा वहीदा रहमान, श्रीमती वहीदा रहमान। इनको दिया गया है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार दिया है इनको, 53वें नंबर का दिया गया है, 53वें नंबर का 2023 में। तो फिर 52वें नंबर का किन्हें दिया गया है 2022 का, वो था आशिक पारेख को। इनको 2022 का मिला था 52वें नंबर का, बस इतना ध्यान में रखना। फिर रजनीकांत जी को 51वें नंबर का मिला था, वो कब मिला था 2021 में, बस इनका थोड़ा सा ध्यान में रखना। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है वो इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार है, अच्छे काम और अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है, तो ध्यान में रखना वाहिदा रहमान का नाम। फिर देखो, विधानसभा चुनाव अभी हो रहे हैं 2023 में, उम्मीदवार की खर्च सीमा कितनी 28 लाख थी पहले, उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये ध्यान में रखना। तो कितनी की है, 35, 40, 60 या 75 लाख, तो उन्होंने क्या है 40 लाख कर दिए। पहले ये 2020 में कितनी थी, 28 लाख थी। फिर
आगे बढ़ाकर इनको कर दिया था 30 लाख, और अब कितनी कर दी? तो जो भी विधानसभा का चुनाव है उसके अधिकतम सीमा 40 लाख कितनी होती है ये तो सबको पता है, लेकिन दिखाया जाता है वो विधानसभा का चुनाव जो भी व्यक्ति लड़ रहा है, दो स्लाइड है वो दिखा हूँ आपको, उसमें बाल्कन रीजन इसको ध्यान में रखना। बाल्कन रीजन है जो बाल्कन क्षेत्र है, उसमें यूरोपीय संघ के देश गुट में शामिल होने के लिए सम्मेलन में बाल्कन ये क्या दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एक भौगोलिक क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी यूरोप है जो ये सिलोनिया, छोटिया, ये है ना, सेर्बिया, मोनेग्रेडा, नॉर्थ मेकोडिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, ये तो देश है, इनका एक क्षेत्र है। इनका एक ग्रुप में बना रहे हैं, उसका नाम है बाल्कन रीजन, बाल्कन क्षेत्र। तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा, ये कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय देशों का ग्रुप बन रहा है। उसमें बाल्कन प्रायद्वीपीय सीमा उत्तर पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से मिलती है, उत्तर पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से मिलती है, जो उत्तर पश्चिमी एरिया है। फिर देखो दक्षिणी पश्चिम में ओनियन सागर से, दक्षिण और पश्चिमी जो एरिया है यहाँ पे ओनियन सागर है। फिर उसके बाद में दक्षिण में एजियन सागर है, और फिर पूर्व में तुर्की जलरुंड, ये पूर्व में तुर्की जलरुंड में, और ब्लैक सी कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। तो इनका ध्यान में रखना कि बाल्कन रीजन है वो किसका है? तो किसका है? दक्षिणी पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी यूरोप के देश बन रहा है। तो इसको तो ध्यान में देखो, टोड की नई प्रजाति की खोज की गई है। अब बताओ ये खोज की है, इसको रखना, इसका नाम है, इसका नाम क्या रखा है? भूपति। तो भूपति भारत के मिजोरम के टम्पा राज्य टोड की एक नई प्रजाति खोज की गई है जिसे बुफाइट्स भूपति कहा जाता है, बुफाइट्स भूपति। तो भूपति इसका नाम यह है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जींस की तीसरी प्रजाति है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी भारत के जो पूर्वांचल पहाड़ियों, पूर्वांचल राज्य हैं उनमें पाए जाते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो उनमें 3 प्रजातियां पाई जाती है इनकी। तो उसमें ये 2 तो थी पहले से, और तीसरी ये है, तीसरी का नाम है भूपति। पिछली 2 प्रजातियों में बुफोइड्स मेघालियंस है, और एक का नाम है बुफोइड्स कैंपी। एक का बुफोइड्स मेघालय और एक का है बुफोइड्स कैंपी, ये हमें ध्यान में रखना। और तीसरा है उसका नाम क्या है? बुफोइड्स भूपति, अभी हाल ही में खोज की गई है। आगे चलते हैं। अब कुछ 1-2 स्लाइड इसमें देखो। भारत और ब्रिटेन 2+2 विदेश, उसमें कौन सी रक्षा वार्ता हुई थी? भारत ब्रिटेन की 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में की गई। ये क्या है कि 2+2 संवाद किया जाता है अब किसी भी देश का अन्य देशों के साथ। जैसे भारत का ये स्टार्टिंग हुई थी तब 2+2 संवाद भारत और यूके के व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करने का एक तंत्र है। ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के साथ 2+2 मतलब 2 हमारे 2 आपके, आप आराम से बैठ के बातें करेंगे कि हमारा जो ऐसा विकास ढांचा चल रहा है, आप कैसे विकास ढांचा चल रहा है, हम इस विकास ढांचे को ऐसे और ज्यादा अपलोड कर सकते हैं, आप और हम मिलकर साथ इस विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए 2+2 वार्ता स्टार्ट की गई थी, और ये हुई थी ब्रिटेन की, भारत और ब्रिटेन की 2+2 विदेश रक्षा वार्ता नई दिल्ली में है, इसको ध्यान रखना। फिर देखो केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 के 5वें संस्करण को संबोधित किया है। अब ये किस लिए है? स्टेम शिखर सम्मेलन शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्टीम, ये शब्द ही है स्टीम, STEM, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान यानी साइंस। फिर क्या है? प्रौद्योगिकी, तो टेक्नोलॉजी। फिर क्या है? इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग, और गणित यानी मैथ, ये स्टेम है। इसकी 5वें संस्करण को संबोधित किया है। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया है।
ये ध्यान में रखना। इसमें इससे संबंधित जो भी शिक्षार्थी और जिज्ञासा आलोचनात्मक सोच मतलब शिक्षार्थियों की जो सोच होती है उनको बढ़ाने के लिए शिखर सम्मेलन है। आज का सेशन में क्वेश्चन काफी थे, थोड़ी सी लंबी क्लास हुई है, फिर भी एक अच्छी क्लास कह सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट थे। तो आगे हमारे इस चैनल को आप शिखर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों को बताइए और हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहिए। धन्यवाद।